नहीं, ये बोल रहे हैं कल सबसे पहले अपन लोग ने शॉर्ट फायरिंग रिपोर्ट के बारे में बात की थी। ठीक है। लेकिन एक या दो लड़कों के अलावा किसी ने भी शॉर्ट फायरिंग रिपोर्ट को भर के नहीं देखा है। शॉर्ट फायरर रिपोर्ट को आप भर के देख लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत जरूरी है, वो आपके दिमाग पे वो बैठेगा। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सरस्वती पूजा, माँ सरस्वती का आप लोगों के ऊपर उनकी कृपा बने रहे, यही है। और आप लोग सब इसी साल इस अपना एमसीएल में सबका जॉब लगे, आप सब पास हों, यही विनती है। चलिए, जय जोहार। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में ये बोला था कि भैया आप लोग एक बार शॉर्ट फायर रिपोर्ट को भर के देखिएगा। लेकिन आप लोगों में से कुछ लड़कों ने ही मुझे उसे भर करके भेजा है व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो मैं आप लोगों से फिर से ये कह रहा हूं कि आप लोग उसको जरूर भरिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें से। ठीक है, एनसीएल के एग्जाम में आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है। अब मैं कुछ चीजों को आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ब्लास्टिंग रिपोर्ट है अभी, मैं कोल इंडिया में भी पुराने फॉर्मेट को कंटिन्यू कर रहा है, सिर्फ रेगुलेशंस को चेंज करके। ठीक है। तो जो मैंने 1957 का आपको डाला हुआ है, उसी को आप भर के देखेंगे, जिसमें से कुछ चेंजेस सिर्फ रेगुलेशन में मैंने मैंने किया हुआ है। वो इन्होंने एक लड़के ने भेजा था, उसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये एक एक ने मुझे भर के भेजा था, ये चीज आप लोगों ने इसको भरी थी। ठीक है। फिर इसको देखिए, यहाँ पास आप नेक्स्ट लाइन पे आइए, जहाँ पास रेगुलेशन नंबर, ये आपका शॉर्ट फायर रिपोर्ट है जिसे भरा गया था। ठीक है। इसमें देखिए, वेदर द ट्रीटमेंट ऑफ कोल डस्ट विथ वाटर वाज डन बिफोर शॉट वेयर फायर्ड। रेगुलेशन नंबर यहाँ पास 197 एज पर 2017। ठीक है। 2017 के अकॉर्डिंग 2000 190, रेगुलेशन नंबर 197। ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया हुआ था। ये फोटोज में खुला है यार, ये जूम नहीं होगा। मैंने इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है। अभी रेगुलेशन को आप देखते रहिए कि वेदर द ट्रीटमेंट ऑफ कोल डस्ट, ये आपका सुनिए, जिसके पास भी ना, आप जिसके पास भी आप ये शॉर्ट फायर रिपोर्ट मैंने ग्रुप में डाला हुआ था, वह सारे के सारे लोग। इतना देखिए, ठीक है, इतने में हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, यहां पास जो मैंने आपको डाला हुआ था कि वेदर ट्रीटमेंट ऑफ कोल डस्ट विथ वाटर वाज डन बिफोर शॉट फायर, तो यहाँ पास रेगुलेशन नंबर यहाँ पास क्या था, 171 1957 के हिसाब से, लेकिन 197 आपका न्यू रेगुलेशन था। ठीक है। और अच्छा, एक बात और है कि ये इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि आपका जो कोल डस्ट है, जहां पास आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं अंडरग्राउंड में, जब आप अंडरग्राउंड में ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टिंग करते समय आप कोयले में जब ब्लास्टिंग करेंगे तो कोल डस्ट उड़ेगा। तो उसके लिए आपको वाटर स्प्रिंकलिंग करना है। जब आप वाटर स्प्रिंकलिंग करेंगे तो उस जगह पर आपको कितने डिस्टेंस तक वाटर डालना है, तो ये देखिए यहाँ पास, ये आपने 18 मीटर वाटर स्प्रिंकलिंग करना है। ठीक है। ये रेगुलेशन नंबर किस में है, 197 पे है, फर्स्ट चीज। ठीक। और नेक्स्ट में देखिए कि
आपका जो पार्टिकुलर ऑफ वर्किंग फेसेस अप्रोच विथिंग, ये 4.5 मीटर था किसमें 1957 में, लेकिन 9 मीटर हो गया किसमें 2017 में। ये चेंजेस हैं। जब आप 2017 का रेगुलेशन बुक खरीदेंगे, ओरिजिनल बुक, तो उसके फ्रंट पेज में ही इंडेक्स के बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें क्या क्या परिवर्तन आया है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो स्टार्टिंग के 3 पेज में ही दिया हुआ है। 1957 से 2017 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसके बाद आपका रेगुलेशन क्या है, प्रिकॉशन टेकन अगेंस्ट मिसफायर। मिसफायर के समय आपका कौन सा, आप कौन कौन से प्रिकॉशंस लेंगे। तो पुराने में क्या था 177, और एज पर न्यू 2004। सागर 4.5, 4.5 9 मीटर सही है। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या, मैं सिर्फ रेगुलेशंस को बता रहा हूँ ना, क्योंकि आप ये अभी कोल इंडिया सारे के सारे जगह अभी जो ब्लास्टिंग रिपोर्ट भरी जा रही है इसी को भरी जा रही है, सेम। बस और सिर्फ क्या कर रहा है, रेगुलेशन नंबर चेंज किए हैं। जैसे रेगुलेशन 197 हो गया, मिसफायर का रेगुलेशन 204 हो गया, ऐसे करके। इसलिए मैं आपको इसी को आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आप सब के सब आज इसे भर के, जैसे मैंने इसमें बताया है, रेगुलेशन को काट के वहां पास न्यू रेगुलेशन लिख करके और इसको भर के मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर लगभग लगभग सबके पास है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ, इसका देखिए एफिशिएंसी ऑफ शॉर्ट फायरिंग टूल्स। शॉर्ट फायरिंग टूल्स का एफिशिएंसी रेगुलेशन नंबर कौन सा है, 167 को काट के क्या लिखा है, वन, रेगुलेशन नंबर 195, एफिशिएंसी ऑफ शॉर्ट फायरिंग टूल्स। ठीक है। अब कंडीशन कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट फायरिंग एपरेटस। ठीक है। यहां पर देखिए रेगुलेशन नंबर 200, 18 मीटर, सुरेंद्र जी का कहना 18 मीटर, ठीक है। ये आपकी, मैंने आपको यही चीज बताने के लिए इसे खोला था। ठीक। अच्छा, एक चीज जो मैक्सिमम लोगों ने गलती की है, मुझे दो दो लोगों ने भेजा है, जो कि मुझे, मैं एक्चुअल में आपसे क्यों बोल रहा हूं ये बात समझिए आप लोग। मैं आपसे इसे भर के भेजने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों ने क्या गलती की है, मैं आपको समझा रहा हूं। कि देखिए, यहां पास आप क्या भर रहे हैं, 2 मिनट इसे छोटा कर लेता हूं मैं। मैक्सिमम लोगों की गलती बता, स्टूडेंट्स की गलती क्या चल रही है। आप जब यहां पास क्या परमिटेड एक्सप्लोसिव P5 यूज कर रहे हैं, ठीक है। परमिटेड एक्सप्लोसिव अंडरग्राउंड का भर रहे हैं ना आप, P5 परमिटेड, ठीक है। अंडरग्राउंड तो आप ओपन कास्ट का तो भर नहीं रहे हैं, ठीक है। स्लरी और इमल्सन के बारे में आप जानकारी यहाँ दिए नहीं है, इसका मतलब आप अंडरग्राउंड भर रहे हैं। जब आप अंडरग्राउंड का भर रहे हैं तो फिर आप इस कॉलम को, दो लोगों ने भेजा, दोनों ने ये गलती की है कि इस कॉलम को आप 90 मीटर, मतलब कि आप अंडरग्राउंड में सेफ्टी फ्यूज का यूज कहाँ पास कर रहे हैं फिर। अंडरग्राउंड में तो ब्लास्टिंग सेफ्टी फ्यूज के द्वारा नहीं होती है, तो फिर आप सेफ्टी फ्यूज को यहाँ 90 मीटर क्यों शो कर रहे हैं। ये, क्योंकि यही सेम रिपोर्ट अंडरग्राउंड एज वेल एज ओपन कास्ट दोनों का उपयोग में आती है, ठीक है। तो आप जब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब आप रिपोर्ट भरेंगे तब मैं उसमें से ये बता पाऊंगा कि आप खामी कहाँ है, क्योंकि मैंने लेक्चर में ये चीज समझाई है कि जो ओपन कास्ट भर रहा है तो सिर्फ ओपन कास्ट का भरे उसमें, और अंडरग्राउंड भर रहा है तो सिर्फ अंडरग्राउंड का डिस्क्रिप्शन देगा। सेफ्टी फ्यूज कैसे यहाँ पर डाल दी 90 मीटर, सेफ्टी फ्यूज का कहाँ काम आ रहा है, क्योंकि अंडरग्राउंड में तो एक दूसरे से कनेक्शन करने के बाद वायर का यूज किया जाता है, एक्सप्लोडर होता है उसमें, तो सेफ्टी फ्यूज से यूज आता नहीं है। इस कारण से मैं बोल रहा हूं कि गलतियां ऐसे समझ में आएंगी, आप लोग भरिए, इसे सीरियस लीजिए, ठीक है। अब ये कहाँ चला गया यार, अब ये बैक कैसे हो गया यार, कोई बताओ यार, बैक करने का मैं क्लास में कैसे आऊँ वापस। हाँ आ गए, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट आप अपन आ जाते हैं अपने, अब ये कल अपन पढ़े थे इसके बारे में, शॉर्ट फायर रिपोर्ट, ठीक है। जो जो रेगुलेशन चेंजेस है मैंने बता दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट आ जाते हैं माइनिंग सरदार रिपोर्ट के बारे में, आज हम उसे देखेंगे, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, ठीक है। और इसको भी मैंने डाल दिया है माइनिंग ऐप में, और वहां से निकाल के आप वहां से भर सकते हैं, ठीक है। ये ओवरमैन इंचार्ज रिपोर्ट बुक मैंने भरवाई थी आप लोगों को, पेज नंबर 37 पे है,
जो ओवर इसमें ये जो पीडीएफ है उसमें ओवरमैन रिपोर्ट बुक और मैनिंग सरदार रिपोर्ट बुक दोनों की दोनों दी हुई है। दोनों आप लोग भर सकते हैं इसमें से। ओवरमैन रिपोर्ट की मैंने जब एनसीएल का क्लास नहीं हुआ था उस समय आप लोगों को भर के दिखाया था लेक्चर नंबर 1 में। रिपोर्ट राइटिंग लेक्चर नंबर 1 पे आप जा करके ओवरमैन रिपोर्ट राइटिंग देख सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही मैं आज माइनिंग सरदार रिपोर्ट राइटिंग करा के कल तीनों से एक कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ठीक है। और वो क्वेश्चंस डाटा बेस नहीं रहेंगे, सिचुएशनल बेस में डालूंगा। जस्ट सेकंड को छोटा कर लेते हैं यार। चलिए, ये आ गया आपका। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है। डेली रिपोर्ट इंस्पेक्शन ये किसके अंदर आता है? सबसे पहले डेली रिपोर्ट इंस्पेक्शन ऑफ सरदार ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग ऑफ माइंस अंडर रेगुलेशन। इसको याद कर लीजिएगा कि आप किस रेगुलेशन के अंदर पे 18 मीटर सुरेंद्र 18 मीटर होता है। ठीक है। अब इसको इस रेगुलेशन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि ये किस रेगुलेशन के अंतर्गत भराता है। रेगुलेशन नंबर 129 सब रेगुलेशन नंबर 8। ये इसको भी याद करिएगा। ठीक है। ऑफ द सीएमआर 2017। ठीक है। अब इसके साथ ही क्या लिखा रहा? आई द अंडरस्टैंड बीइंग ए पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एंड ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 48। 48 के अंदर मैनिंग सरदार का है। ठीक है। रेगुलेशन नंबर 48 क्या है? 47 48 और 49। रेगुलेशन नंबर 47 48 49। बताइए मुझे रेगुलेशन नंबर 47 48 49 क्या है? चैट सेक्शन में बताइए। क्या माइनिंग सरदार क्या? जयराज का कहना है एमएस। एमएस लिख दिए बस। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन। ठीक है। 47 48 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग सरदार। 49 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ 48। ठीक है। और रेगुलेशन नंबर 129 क्या है ये बताइए आप लोग। रेगुलेशन नंबर 129। एग्जामिनेशन ऑफ सरदार। बहुत बढ़िया। एग्जामिनेशन ऑफ सरदार। ठीक है। अब इसी एग्जामिनेशन अब रेगुलेशन नंबर 48 क्या है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार। एंड रेगुलेशन नंबर 129 क्या बोलता है? एग्जामिनेशन ऑफ माइनिंग सरदार। ठीक है। अब 129 दोनों को मिला करके ये हम क्या कह रहे हैं कि आई द अंडरसाइन बीइंग ए पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड एंड ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस क्या है कि मैं इस रेगुलेशन नंबर 48 और 1298 के अंदर जो मुझे अपॉइंट किया गया है बीइंग ए पर्सन ऑथराइज फॉर द पर्पस, जिस काम के लिए, वह कौन सा काम है जिसके लिए आपको ऑथराइज किया गया है? वह सारे काम जो कि रेगुलेशन नंबर 48 और 1298। ठीक है। जिसमें कि 48 ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार एंड 1298 मतलब कि आपका एग्जामिनेशन ऑफ माइनिंग सरदार के अंदर अपॉइंट किया गया है। वह डिक्लेयर करता है कि आई हैव मैं केयरफुली एग्जामिन करूंगा वर्किंग का और हैव टू रिपोर्ट द फॉलोइंग कि मैं सारे के सारे वर्किंग जितने वर्किंग चल रहे हैं उसे अच्छे से एग्जामिन करूंगा और इस रिपोर्ट बुक जो रिपोर्ट बुक नीचे है उस रिपोर्ट में आप में उसकी जानकारी दूंगा। ठीक है। यस देख लीजिए शपथ उपत आपसे पहले दिलवा दी गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन भरना चालू करते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे कि आपका सेम शॉर्ट फाइनल था ना,
वैसे ही आपको शॉर्ट फायरर के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपका क्या है, नेम ऑफ माइन, आप किस माइंस में काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ कि भैया मैं उमरेड ओपन कास्ट माइंस, ओपन कास्ट माइंस को मैंने लिखा है OCM, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस। अब नेक्स्ट उमरेड के बाद आपका गया ऑनर। ऑनर मैंने आपको क्या बताया था कि ऑनर आप जिस भी सब्सिडरी में हैं उस सब्सिडरी का जो डायरेक्टर टेक्निकल होता है वह हमेशा ऑनर होता है, ठीक है। डायरेक्टर टेक्निकल मतलब मैं WCL तो WCL, ठीक है, MCL तो MCL, और NCL तो NCL, जो भी है वह डायरेक्टर होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, आज डेट हो गई 26/01/2023। शिफ्ट एंड शिफ्ट आवर्स, आप फर्स्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड शिफ्ट कर रहे हैं तो सेकंड, और नाइट कर रहे हैं तो थर्ड। इसके साथ थर्ड शिफ्ट डालने के बाद एंड 8 आवर्स लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी जो ड्यूटी है वो 8 घंटे की एज पर रूल के हिसाब से रहती है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे में देखिए क्या है, नीचे में आपको दिखा रहा है कि टेकन ओवर चार्ज फ्रॉम, मतलब आपने जब फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी की तो नाइट वाले से चार्ज लिया, अगर आपने सेकंड शिफ्ट ड्यूटी की तो फर्स्ट शिफ्ट वालों से चार्ज लिया, और अगर आपने नाइट शिफ्ट ड्यूटी की तो आपने सेकंड शिफ्ट वालों से चार्ज लिया। तो जिससे आपने चार्ज लिया, ठीक है, तो उसका यहाँ पास नाम होगा को टेकन ओवर चार्ज फ्रॉम। मान लीजिए मैंने प्रकाश कुमार महतो से चार्ज लिया तो प्रकाश महतो यहाँ पास लिख दीजिए। इसके बाद कितने बजे लिया, तो जैसे शिफ्ट टाइमिंग होती है, शिफ्ट का टाइम होता है 8 घंटे का, मान लीजिए 5 बजे से स्टार्ट हो रही है, तो 5 बजे से स्टार्ट होने का मतलब है कि 5 से 1 बजे तक, ठीक है, और आप सेकंड शिफ्ट करने गए हैं, तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ भैया मैंने जो चार्ज लिया है 1:10 PM पे लिया। ठीक, किस डेट में लिया, तो भैया मैंने 26 तारीख को लिया है, 26/01/2023, ठीक है। किस प्लेस में लिया है, ठीक है, इसके साथ ही आप ये लिखेंगे कि किस प्लेस में लिया है। तो मैं माइंस पे लिया हूं, तो किस प्लेस मतलब हो गया कि मान लीजिए आप डंपिंग में हैं, ठीक है, आप मान लीजिए बेंचेस में हैं, तो आप लिख देंगे भैया कि मैंने OB डंप उमरेड OCM, ठीक है। यहां पास उस जगह का नाम, आप डंपिंग में हैं, मान लीजिए आप बेंचेस में हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप कोल्ड स्टॉक में हैं, तो यहां पास उन चीजों की जानकारी आपके द्वारा दी जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए डिटेल्स ऑफ इंस्पेक्शन पीरियड। अब ये यहाँ पास क्या है, पहला कि आपने जहां जहां पास इंस्पेक्शन किया है, ठीक है, जितने देर में आप इंस्पेक्शन पीरियड है, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है, तो उस 8 घंटे में आपको सिर्फ एक जगह तो नहीं दिया जाएगा, जैसे आपको फर्स्ट और सेकंड बेंच दे दिया गया, बेंचेस में भी आपको फर्स्ट और सेकंड बेंच दे दिया गया। डंपिंग में आपका जो था, आपने कब कब 8 घंटा तो आप पूरा वहां खड़ा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इंस्पेक्शन पीरियड आपका कौन कितने देर से कितने देर तक रहा, तो जैसे 8 घंटे की ड्यूटी में आपने लिख दिया भैया कि मैंने 1:30 बजे, क्योंकि आप जाते बराबर आपको यहाँ से जाने के बराबर तुरंत माइंस के अंदर नहीं घुसा दिया जाता, आप अटेंडेंस लगाएंगे, अटेंडेंस लगाने के बाद फिर आपको शिफ्ट इंचार्ज के द्वारा कार्य सौंपा जाएगा, भैया आपको इस जगह पे जाना है, उसके बाद आप पहुंचेंगे। तो ये मान लीजिए आधा घंटे का मैं लैप्स टाइम मान लेता हूँ। तो 1 बजे की ड्यूटी है, आप 1:30 बजे से लेकर के 1:30 PM से लेकर के आपने इंस्पेक्शन किया कितने बजे तक, 4 PM तक, ठीक है। उसके बाद आपने रेस्ट, आधा घंटा रेस्ट इंटरवल लेने के बाद आपने फिर दोबारा इंस्पेक्शन किया 4:30 PM से लेकर के 7 PM तक, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन आप डाल भैया मैंने 7 ये लेकर के किया 9 PM तक। तो आपकी इसमें 1:30 बजे से 7 घंटे की ड्यूटी माइंस के अंदर दिख रही है, 7.5 घंटे की।
सॉरी 7 घंटे की, 7 आवर्स की आपने इंस्पेक्शन किया। बाकी आधा घंटा जाने के समय और आधा घंटा आने के समय लैप्स टाइम होता ही होता है, आइडियल टाइम माना जाता है जिसे। ठीक है। अब इसके साथ ही आपको नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन्स अंडर माई चार्ज, मतलब इसका इसका मतलब क्या है कि कौन कौन से वर्कर्स हैं जो आपके अंडर में थे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप माइनिंग सेलदार हैं, तो माइनिंग सेलदार रिपोर्ट बुक में आप क्या भर रहे हैं, सबसे पहले कि भैया मेरे अंदर 5 टिपर ऑपरेटर थे। जिस फेस में आप थे वहां 5 टिपर चल रहा था, तो 5 टिपर ऑपरेटर तो 5 टिपर ऑपरेटर्स। ठीक है। फिर मान लीजिए आपके अंदर 2 पीसी थी, सॉरी जब 2 पीसी चलेगी तो वहाँ 8 हो जाएंगे, एक मशीन में 4 देता ही देता है। तो 2 पीसी ऑपरेटर्स, तो टोटल आपके कितने हो गए, 8 और 2 10। ठीक है। और मान लीजिए कोई प्राइवेट का सुपरवाइजर है तो उसे भी आप ऐड करके यहाँ पास 11, मतलब आपके अंडर में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसका नंबर ऑफ पर्सन्स अंडर माई चार्ज, इसके अंदर आपको इसकी जानकारी देनी है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या हुआ कि भैया कि आप किस किस जगह पर काम किए हैं। जैसे कि अगर ओबी बेंचेस में किए, जैसे आपने जहां चार्ज लिया होगा ना, जैसे ये यहाँ पास देखिए, मान लीजिए ऐसा कई जगह होता है कि भैया एक ही आदमी को 2 से 3 मशीनें दे दी गई हैं 2 बेंचेस में। तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे, बेंचेस की बात पहले कर लेते हैं। अगर आपको फर्स्ट बेंच दिया गया है तो आप किस, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, नेम ऑफ वर्किंग प्लेस अंडर माई चार्ज एंड इंस्पेक्टेड। उस जगहों का नाम लिखिए जो कि आपके अंडर में थी और जिसका आपने इंस्पेक्शन किया। जैसे मान लीजिए मुझे बेंचेस दिया गया, तो भैया मेरे अंदर टोटल 9-10 बेंच थी, मेरे अंदर मान लीजिए फर्स्ट बेंचेस थी। ठीक है, आपने लिख दिया भैया मैंने फर्स्ट बेंच, मतलब फर्स्ट बेंच में आपकी ड्यूटी भी थी, प्लस आपने उसका इंस्पेक्शन भी किया हुआ है। तो उस बेंच का हाइट क्या था, तो मान लीजिए हाइट आपकी जितनी भी रही होगी, मान लीजिए 6 मीटर परमिशन में 6 मीटर हाइट थी उस बेंच की। ठीक है। उसकी चौड़ाई क्या थी, तो उस बेंच में जैसे कि डंपर प्लाइंग है तो 3 टाइम्स ऑफ डंपर है। ठीक है। वो आपका जो माइंस का परमिशन है वो आपको जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन सेफ्टी ऑफिसर द्वारा सारा कुछ समझाया जाता है। तो चौड़ाई आपकी होगी मान लीजिए 30 मीटर है। ठीक है। अब वो मैनुअल माइंस है कि मैकेनाइज्ड है, तो मैनुअल तो जनरली आज की डेट में नहीं रहती है मैनुअल, ये मैकेनाइज्ड है जनरली। गिट्टी और क्रशर की माइन से बस रहती हैं इसमें मैनुअल, बाकी सब मैकेनाइज्ड ही रहती हैं। तो आप यहाँ पास लिख दिए मैकेनाइज्ड माइंस। इसके बाद लिख दिए कि अब आपको ये, अब आप तो ओबी बेंच में थे ना, यहाँ पास फर्स्ट, यहाँ सॉरी यहाँ पास फर्स्ट ओबी बेंच लिखना था मुझे, मैं डायरेक्ट बेंचेस लिख दिया हूँ। फर्स्ट ओबी बेंच लिखना था। ठीक है, फर्स्ट ओबी बेंच। और मान लीजिए आपको इसके साथ ही, ये तो फर्स्ट बेंच की, इसके साथ ही एक मशीन वहां लगी थी, एक बेंच और दिया गया, तो आप यहां पर लिखेंगे सेकंड ओबी बेंच। फिर एज इट इज जैसे आपने यहां पास हाइट और चौड़ाई बताई, वैसे ही उसकी भी हाइट और विड्थ बताएंगे। मैनुअल मैकेनाइज्ड यहाँ पास लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि मान लीजिए कि आपको द्वारा ओबी बेंच में आप इंस्पेक्शन, आप मान लीजिए आपको दिया जाता है क्या, कोल बेंचेस, कई बार होता है ना कोयले फेस दिया जाता है, तो अपन थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं ओबी बेंच के बाद। ये आपका हो गया। अब यहाँ पास अपन आ गए, यहाँ पास क्या आ गए अपन, यहाँ पास मान लीजिए आपको कोयला बेंच दिया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, जैसे आपको ये पता चल गया कि भैया से हमारा थर्ड बेंच है वह कोल का बेंच है, तो आप यहाँ पास लिखेंगे थर्ड कोल बेंच। ठीक है। तो आप ओबी में नहीं थे तो वहां डैश कर देंगे, डैश छोड़ दीजिए। मैनुअल मैकेनाइज, तो मैकेनाइज्ड माइंस है भाई, मैकेनाइजेशन पीसी शॉवल ऑपरेटर लगा है या कोई भी ऑपरेशन लगा हुआ है, शॉवल डंपर हो गया, ड्रैग लाइन लगा हुआ है, जो भी आपका। तो आप यहाँ पास आप कोल बेंच है, तो कोल बेंचेस कितने कितने की बेंच है, बहुत जगह जैसे मान लीजिए 4 मीटर की है, चौड़ाई 20 मीटर ही रखा हुआ है, तो आप यहाँ इसकी जानकारी यहाँ पास देंगे। उस समय आपको ओबी बेंचेस की जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अब इसके साथ ही अब नेक्स्ट है आपका, ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट है आपका बी नंबर, ओवरहैंग्स एंड अंडरकट्स।
आप जिस भी बेंचेस में हैं वहां पास ऐसा तो नहीं है कि ओवरहैंग है या अंडरकट है, मशीन ज्यादा नीचे से काट दिया गया हो, ऐसा तो नहीं है। ओवरहैंग्स मतलब मटेरियल ऐसा तो नहीं लटक रहा हो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे कि नो, और अगर है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पास आप करेंगे यस, ठीक है। और यहाँ पास उसका डिस्क्रिप्शन मारेंगे, क्या क्या लिखेंगे कि अगर फर्स्ट बेंच में है तो यस, फर्स्ट बेंच में आपको लिखना फर्स्ट फर्स्ट ओबी बेंचेस में, ओपी बेंच में। और इसकी जानकारी आप आने वाले नेक्स्ट शिफ्ट के, वैसे तो आप खुद उसे क्लियर कराएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि शिफ्ट एंडिंग के टाइम में जब आपका जाने के समय हुआ उस समय आपने इस चीज को देखा, तो आप नेक्स्ट शिफ्ट के जो माइनिंग सरदार है उसे इस चीज की जानकारी की देते हुए आप चले जाएंगे उस, ठीक है। यहाँ पास डिस्क्रिप्शन मार देंगे यस, और जिस बेंच में होगा उस बेंच का नाम लिख देंगे। इसके बाद आप ये देखेंगे कि लूज स्टोन, ऐसी जगह कहीं भी जहां पास लूज स्टोन मटेरियल ट्रीज विद इन 3 मीटर। अब देखिए यहां से एनसीएल में एग्जाम में पूछा गया था कि एज पर रिपोर्ट ऑफ माइनिंग सरदार, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एज एज पर रिपोर्ट ऑफ माइनिंग सरदार, how many distance to Sardar that inspect that loose material trees and within the edges, ठीक है। तो ऑप्शन में था 1.5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और मेरे हिसाब से 2.5 मीटर, ऐसे करके, ठीक है। तो ये कितना हुआ, दिया हुआ है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहां पास आस पास किसी भी जगह पे लूज स्टोन ऐसे तो नहीं पड़ा हुआ है, या ट्रीज तो नहीं पड़ा हुआ है, तो पेड़ पौधे तो नहीं है वहां पास, तो इसकी कितनी मीटर तक, 3 मीटर तक। तो अगर है तो यस, या फिर नहीं है तो नो। अगर है तो उसका यहाँ पास जानकारी कि भैया सेकंड बेंच में, सेकंड ओबी बेंच में आपका। और अगर डंपिंग में है, मान लीजिए अभी मैंने फर्स्ट बेंच सेकंड कोल बेंच बताया, मान लीजिए डंपिंग में, तो यहाँ पर डंपिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। उस स्थिति में आपको हाइट और विड्थ लिखने की जरूरत, डंपिंग में जैसे है आप, तो डंपिंग में देखिए यहाँ पास ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, बेंचेस, ओबी ओबी बेंचेस, ठीक है। तो आप जब डंपिंग में है, तो आप जब यहाँ डंपिंग में लिखिए, डंपिंग भी क्या होती है, बेंचेस के रूप में होती है, तो यहाँ भी आपको उसकी हाइट और चौड़ाई डालनी है, विथ हाइट और विथ डालनी है यहाँ पास मैकेनाइज्ड, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं फुटपाथ फॉर ट्रेवलिंग एंड कैरिंग लोड, मतलब आप जिस जगह पे हैं वहां पास लोड कैरिंग के लिए फुटपाथ बनाया गया है तो यस, आने जाने के लिए, और नहीं बनाया गया है तो नो, आने जाने या चलने के लिए आपको वहां फुटपाथ की व्यवस्था है कि नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, फेंसिंग अलोंग फुटपाथ एंड बेंचेस, अंडरग्राउंड का सरदार रिपोर्ट बताओ। तो हम वाजपेयी की ओपन कास्ट का पढ़ लेते हैं, फिर अंडरग्राउंड भी पढ़ेंगे, ठीक। अब फेंसिंग ऑफ टॉप कैरीज डिस्क्यूज एबंडेंट क्वेरीज, अब ये क्या बोल रहा है कि जहां पास डिसयूज वर्किंग है या फिर वहां पास वर्किंग नहीं हो रही है, ऐसी कोई जगह है, तो अंडरग्राउंड के रिपोर्ट में भी शुभम बाजपेयी जी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसमें जिन चीजों को आपको ओपन कास्ट से रिलेटेड आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलेशन नंबर 48 और रेगुलेशन नंबर 129, ये दोनों जिसको क्लियर है उसे रिपोर्ट राइटिंग से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बस इसमें आप उसको, अगर दोनों रेगुलेशंस को आपने बहुत अच्छे से क्लियर करके रखा हुआ है, अगर आपने रेगुलेशन को बहुत अच्छे से क्लियर करके रखा हुआ है तो रिपोर्ट राइटिंग में बाकी चीजों को जो मैं आप एक बार सिर्फ अपने हाथ से भर के देख लेंगे, आपकी रिपोर्ट राइटिंग नहीं छूटेगी। अब नेक्स्ट क्या है आपका, फेंसिंग ऑफ टॉप क्वेरीज। अब ऐसी कोई जगह जो कि अब यूज में नहीं है ना, ऐसी जगह जो कि यूज में नहीं है या अबेंडेंट है, उस जगह पे फेंसिंग की गई है कि नहीं की गई है, अगर की गई है तो यस, और नहीं की गई है तो नो, ठीक। अब फेंसिंग अलोंग फुटपाथ, जहां पास आपका फुटपाथ है, जहां आपको ऐसा लग रहा है कि भैया
ये हमारा फुटपाथ है और यहीं से आपका हॉल रोड है साइड में। तो ऐसा है कि गड्ढे गिरेंगे इसमें, ठीक है। तो उसके डिस्टेंस में आपको लग रहा है कि यहाँ फेंसिंग करने की जरूरत है, अगर इफ रिक्वायर्ड तो अगर करनी पड़ेगी तो वहाँ करवाया जाए, और करवाने के बाद अगर नहीं करवाया जाता, अगर नहीं है उस जगह पे कि नो, और है तो यस, ठीक है। अब ये क्या रहा, यूज ऑफ हेलमेट एंड बूट्स, ये क्या पूछ रहा है, एक्चुअल पूछ रहा है यूज ऑफ, मतलब आपके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका भी जानकारी मांग रहा है और आपका भी यूज ऑफ, आपके अंदर जितने भी वर्कर्स है ना, जितने 11-12 वर्कर्स हैं, वह सारे वर्कर्स हेलमेट और बूट्स का उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब जैसे क्या प्राइवेटाइजेशन का दौर है, तो कई लोग ना सस्ता सस्ता मतलब कि बूट्स नहीं देते हैं। जनरली मैंने जो देख रहा है, मैं जो देख पा रहा हूँ, वो बूट्स नहीं देते हैं कि महंगा पड़ेगा। तो इस कारण से आपको ये इस बात का इंश्योरिटी देखना है, इंश्योर करना है कि भैया सारे जो भी वर्कर्स हैं वो पीपीई किट लगा के आए, ठीक है। हेलमेट, जैकेट एंड बूट्स, तीनों चीज। तो उसके लिए आप अगर सब लगा रहे हैं तो यस, नहीं लगा रहे हैं तो आपको उस आदमी का, उस पर्सन का यहाँ पास नाम लिखना है कि भैया ये आदमी पहले आपको उसे बता देना भैया आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। इसके साथ ही अगर वो नहीं लगाता तो उसका नाम, उसका विवरण आप यहाँ पास देंगे कि भैया ये आदमी बना के लेके नहीं आया था। अब इसके बाद नेक्स्ट, सेफ्टी बेल्ट्स, कोई भी 1.5 मीटर से ऊपर की ऊंचाई में कोई भी आदमी काम कर रहा है तो वो आदमी सेफ्टी बेल्ट का उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप जिस जगह पे है वहां पास लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तो लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था, तो लाइटिंग के लिए लगाने के लिए पोल में चढ़ने के लिए जो इलेक्ट्रिक जो अपने सुपरवाइजर्स आते हैं और उनके साथ जो वर्कर्स आते हैं, इलेक्ट्रिशियन जो आते हैं, वह क्या करते हैं कि पोल में डायरेक्ट चढ़ जाते हैं बिना सेफ्टी बेल्ट के। तो उसकी जानकारी आपको देना है कि भैया हमारे अंदर जो भी पर्सन जो भी 1.5 मीटर से ज्यादा की हाइट में थे, वो 1.8 मीटर है कि 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई में है, तो वहां पास वह सेफ्टी बेल्ट का उपयोग में कर रहे हैं। 1.8 मीटर है, 1.8 मीटर से ज्यादा हाइट होने पर आपको सेफ्टी बेल्ट का उपयोग में लाना है। तो ऐसी कोई भी जगह पे सेफ्टी बेल्ट का उपयोग में आ रहे कि नहीं आ रहे, इस चीज की जानकारी भी आपको उसमें देनी है। शुभम बाजपेयी का कहना है कि सर हम डेली भरते हैं। भैया भरते हो लेकिन आपने भेजा तो नहीं अभी तक शुभम जी। आप खुद से जान जाते हो क्या कि सही है कि क्या गलत है, या तो फिर आप किसी माइंस में, प्राइवेट माइंस में काम कर रहे होगे, या तो मुझे ऐसा लग रहा है। शुभम बाजपेयी का कहना है कि सर हम डेली भरते हैं। डेली भरते हैं, अच्छी बात है, भरना भी चाहिए। कंडीशन ऑफ आप क्या है, कंडीशन ऑफ HEMM। कंडीशन ऑफ HEMM का मतलब क्या हुआ कि जो आपके हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज, जो भी डंपर हैं, जो भी एक्सकेवेटर्स हैं, उनकी कंडीशंस क्या है, क्या उसमें सारे सेफ्टी डिवाइसेस हैं। सारे सेफ्टी डिवाइस का मतलब अभी जैसे धूप का समय है तो ये सबसे पहले तो फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसमें सारे के सारे एक्टिव है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं कि इनएक्टिव के रूप में रखे गए हैं, ठीक है। ये इन चीज को आपको इंश्योर करना है डंपर्स में। और आपके जो साइड ग्लासेस हैं, अभी क्या है, साइड ग्लासेस टूटे हुए तो नहीं है। आपका ब्रेक है तो आपको उस ड्राइवर से टॉक करना पड़ेगा सबसे पहले, टिपर ड्राइवर से। ठीक है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना, कंडीशन ऑफ HEMM डंपर एक्सकेवेटर्स कैसा है। तो अगर गुड है या ओके है तो यहाँ पास कर दीजिए आप ओके, ठीक है। सारी चीज ओके लग रही है तो या फिर ओके गुड, ठीक है। यहाँ पास यस और नो नहीं करना। अब नेक्स्ट क्या है, ड्रेसिंग ऑफ साइड ऑफ बेंचेस। अब इस पॉइंट में आपको क्या देखना है कि आप जिस भी बेंच में काम कर रहे हैं उसकी ड्रेसिंग अच्छे से की गई है कि नहीं की गई है, लूज मटेरियल तो नहीं छोड़ा गया है, सबसे पहली बात, अंडर कट या ओवरहैंग तो नहीं है, ठीक है। उसकी ड्रेसिंग से आपकी ड्रेसिंग की जिम्मेदारी किसकी है, माइनिंग सरदार की। तो अगर सब ओके है तो यहाँ पास ओके, नहीं है तो उस बेंच की जानकारी कि यहाँ पास ड्रेसिंग अच्छे से नहीं की गई है, इसकी जानकारी नेक्स्ट शिफ्ट के सरदार को आपको दे देनी है। पहले तो कोशिश करना है कि आपके शिफ्ट आवर में उसे क्लियर करा दिया जाए, लेकिन ऐसा होता है कि शिफ्ट के एंडिंग में आप उन चीजों को देख पाते हैं इंस्पेक्शन के दौरान, तो उस चीज को नेक्स्ट शिफ्ट के
सरदार को आपको चार्ज में देना है। इसके साथ ही स्टेबिलिटी, बेंचेस की स्टेबिलिटी को आपको देखना है। ठीक है, स्टेबिलिटी में आपको लग रहा है कि नहीं ये अनस्टेबल है, ठीक, ऐसी कोई जगह है जहां पर अनस्टेबल आपको महसूस हो रहा है, डेंजर आपको महसूस हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी आपको देनी है। अगर ओके है तो ओके, वेल एंड गुड, और अगर ओके नहीं है तो आपको उसकी जानकारी नेक्स्ट शिफ्ट के सरदार को देनी है। साथ ही उस शिफ्ट के, जब जिस शिफ्ट का जो आप जिस शिफ्ट में काम कर रहे हैं उस शिफ्ट के ओवरमैन और उस शिफ्ट के इंचार्ज को भी इसकी जानकारी आपको देनी है। आयुष सिवरे कहना है, सर ओपन कास्ट बेंच में ड्रेसिंग पीसी से की जाती है। आपका जो पोकलेन होता है ना, क्या बोल, एक्सकेवेटर मशीन, शॉवेल डंपर सुने हैं ना, शॉवेल शॉवेल, वो माइंस भाषा में अपन पीसी बोलते हैं, पुराने पहले में है ना, लेकिन अभी शॉवेल बोला जाता है। शॉवेल से का जो बकेट होता है ना, बकेट के साइड से पूरा झाड़ देते हैं, कई बार होता है ना, उसके उसको शॉवेल से किया जाता है। अब वहां अंडरग्राउंड के जैसे नहीं, कोई आदमी होता है जो क्या नाम है, किसी लकड़ी के उससे, लोहे के उससे करेगा, लोहे के रॉड यूज करते हैं ना अंडरग्राउंड में। ओपन कास्ट में ऐसा नहीं है। ओपन कास्ट में जो पीसी का बकेट होता है ना, उस पीसी के बकेट से ही उसे साइड साइड को, बेंचेस को झाड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पेज में देख लीजिए भैया, ये जो आप रिपोर्ट बुक भर रहे हैं ना, इसमें आपकी ड्यूटीज भी पता चल रही है। मैं आपको ये कह रहा हूं, यहाँ पास अब आपसे कई बार ऐसे पूछा जाता है, जैसे कि मेंटेनेंस एंड कंडीशन ऑफ हॉल रोड्स, यहाँ पास नीचे में देखिए। ठीक है, तो ये चीजें आपकी ड्यूटीज भी है। आप जब रिपोर्ट बुक भर रहे हैं, रिपोर्ट बुक में आपको इसकी भी जानकारी साथ में मिल रही है कि मैनिंग सरदार के अंदर क्या क्या वर्किंग है, इस वर्किंग के बारे में आपको पता चल रहा है। ठीक है, इतनी डिस्क्रिप्शन से, जितना डिस्क्रिप्शन से रिपोर्ट राइटिंग में दिया गया है, उतना रेगुलेशन में आप कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, इसलिए बोल रहा हूँ रिपोर्ट राइटिंग में बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, मेंटेनेंस एंड कंडीशन ऑफ हॉल रोड। आपका जो हॉल रोड है जिसमें टिपर्स चल रहे हैं, उसका मेंटेनेंस या कंडीशंस ठीक है कि नहीं ठीक है। क्या होता है, गाड़ियां चलते चलते लगातार उसमें पानी मारा जाता है, ठीक है, डस्ट ना उड़े, डस्ट के साथ और इसके साथ गाड़ी भी चलती है तो प्रेशर पड़ता है। तो क्या होता है, जैसे ये रोड है तो ये उबड़ खाबड़ हो जाता है, क्योंकि पानी, मिट्टी चपकती है, उसके ऊपर आपने क्या किया, टिपर चला दिया, तो क्या हुआ, वह पानी चपक करके उसको उबड़ खाबड़ बना देती है। तो समय समय पर ग्रेडर मारवाना रहता है, उसमें ग्रेडर मारने से उस रोड साफ रहती है, चिकनी रहती है ना, तो टिपर चलने में आसानी होती है, ज्यादा कीचड़ नहीं होता है। तो समय समय पर आपको क्या करना है, उस जगह पर ग्रेडर मरवाते रहना है। ठीक है, तो इस चीज की को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और किसी जगह पे ऐसा है कि जो आपका हॉल रोड है, हॉल रोड कभी अंडुलेटिंग हो जाता है चलते चलते, तो ऐसी जगह पर आपको क्या लगना है कि एक ओबी बेंच से आपको इसकी जानकारी मैनिंग सरकार क्या करेगा, सबसे पहले शिफ्ट इंचार्ज को देगा, शिफ्ट इंचार्ज वहां पास एक ओबी की गाड़ी भेज करके यहाँ पास ओबी डलवा देगा, और इसके बाद आप यहाँ पास डोजर चलवा देंगे। ये आपके काम है, ये सब आपको ही करने हैं। ठीक, ये आपका हो गया मेंटेनेंस एंड कंडीशन ऑफ हॉल रोड। तो अगर ओके है तो ओके। ठीक है, ये तो समय समय पर आपको करवाना रहता है बार बार, क्योंकि हर 2 3 4 घंटे में, 4 घंटे, 5 5, मतलब शिफ्ट के 4 से 5 घंटे में एक बार वह हॉल रोड की स्थिति थोड़ी खराब होती है। फिर आप उसमें वर्क कराते हैं, ग्रेडर मरवाते हैं, ग्रेडर से सही होती है, तो आपको यहाँ पास ओके लिखना है। मान लिया शिफ्ट एंडिंग में देख रहे हैं कि नहीं, रोड की कंडीशन खराब है, तो यहाँ पास ओके लिख करके उसकी जानकारी आपको नेक्स्ट शिफ्ट के मैनिंग सरदार को दे देनी है। और डेंजर टू स्टेबिलिटी ऑफ ओवर डंप, अब इसके साथ ही जो बंदा डंप में गया है वह डंप की स्टेबिलिटी को देखेगा। ठीक है, ओवरबर्डन जो डंप है, ओबी डंप के डेंजर इसके स्टेबिलिटी को देख करके, इंस्पेक्शन करके, अगर ओके है तो ओके और वेल एंड गुड, और अगर ओके नहीं है तो यहाँ पास नो करके उसकी जानकारी, जो भी बेंच होगा, फर्स्ट ओबी बेंच, सेकंड ओबी बेंच की, सॉरी, सेकंड ओवरबर्डन डंप बेंच, देखिए एक होता है ओबी बेंचेस,
एक होता है ओवरबर्डन डंप बेंच। जो डंप है उसमें भी तो बेंचेस रहता है ना, उसमें भी 2 से 3 बेंचेस में उसे बनाए जाते हैं। तो ये तो पता है ना, 30 मीटर से ऊपर होने में हम डंपिंग को बेंचेस के फॉर्म पे बना देते हैं, है ना। तो ओवरबर्डन डंप को भी जो भी माइनिंग सर्वर जाएगा उसकी जानकारी वह यहाँ पास देगा। अब नेक्स्ट क्या है, एन नंबर पे, कि एडुकेट लाइटिंग की व्यवस्था, मतलब कि जितनी लाइटिंग, जैसे हॉल रोड है ना, जो भी आप जिस भी एरिया आपके अंदर पे माइंस पे दिया गया है शिफ्ट इंचार्ज के द्वारा, उस एरिया में बराबर लाइट की व्यवस्था है कि नहीं है। जैसे हॉल रोड है तो लाइटिंग अरेंजमेंट नहीं, लाइटिंग देखिए यही है, शब्दों को ध्यान दीजिए, राजा कुमार रावानी। लाइटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था क्या, एडुकेट लाइट की अरेंजमेंट एट द एरिया अंडर हिज कंट्रोल, मतलब उसे अरेंजमेंट नहीं करना, वहां पास क्या देखना है उसे, कि जो उसके अंडर पे है ना, तो वहां पर जैसे आप हॉल रोड है, हॉल रोड में कितना होना चाहिए, 10 लक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर नहीं है तो इसकी शिकायत वह किससे करेगा, शिफ्ट इंचार्ज से, ओवरमैन से करेगा और शिफ्ट इंचार्ज से करेगा, ठीक है। कम या ज्यादा तो नहीं है लाइट की व्यवस्था, इसके फिर शिफ्ट इंचार्ज फोरमैन को बोलेगा, ठीक है। और फोरमैन आकर के वहां पास लाइट की व्यवस्था और भी ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो ज्यादा करेगा। लाइटिंग अरेंजमेंट इन द एट दैट एरिया, लाइटिंग अरेंजमेंट सरदार की ड्यूटी में है क्या सर, ठीक है। अरेंजमेंट का मतलब वो सामान ला करके, उसका काम नहीं है कि वो सामान वहां पास ला करके रख पाएगा, उसका काम सिर्फ ये है कि भैया मैं जिस जगह पे काम कर रहा था वहां पास लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सिर्फ कंप्लेनिंग नेचर, एज ए, ये यहाँ पास जो पॉइंट बोल रहा है ना, एज ए कंप्लेनिंग नेचर के हिसाब से है, ठीक है, जो एरिया उसके कंट्रोल में है। अब इसके नेक्स्ट क्या है, डस्ट कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइडेड एंड इम्प्लीमेंटेड। क्या बोल रहे हैं कि डस्ट, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे थे वहां पास वर्किंग प्लेस में या हॉल रोड में, डस्ट कंट्रोल के जितने भी मेजर्स है, मतलब समय समय पर पानी मारने की व्यवस्था हो रही थी कि नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसकी जानकारी आपको देना है। तो वर्किंग प्लेस में अगर ओके है तो ओके, ठीक है, अगर हॉल रोड में ओके है तो ओके, अगर ओके नहीं है तो यहाँ पास आप, भैया कि हमारा सेकंड सेकंड बेंच जो है वहां पास, जो हॉल रोड है वहां पास पानी की व्यवस्था अच्छे से नहीं है, या फिर डस्टिंग के लिए जो जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया था वो नहीं है, उसके बारे में यहाँ पास जानकारी देना है। अब नेक्स्ट क्या है, डेफिशिएंसी observed, if any, give details of remedial measures action taken in shift or and later on। क्या बोल रहा है कि जो एरिया आपको दिया गया रहा, उस एरिया के अंदर किसी भी प्रकार का, जो कि इस बुक में या इस रिपोर्ट बुक में नहीं उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है, ऐसी जगह पर डेफिशिएंसी कोई आपके द्वारा जो ऑब्जर्व की गई है, कमी पाई गई है, इफ एनी, तो कोई भी ऐसे डेफिशिएंसी पाई गई है तो उसके बारे में इसमें जानकारी दिया जाए, या फिर उसके साथ ही आप उस कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या मेजर्स या एक्शन लिए, क्या रेमेडियल मेजर्स लिए, आपने क्या एक्शन किया आपको उस जगह के सुधार के लिए। जैसे कि आपने, आपके द्वारा इस चीज को देखा गया कि भैया इस जगह पर मेरे बेंच में यहाँ पर लूज मटेरियल है, तो लूज मटेरियल है तो भैया ये नहीं कि लूज मटेरियल है हमने आया शिफ्ट में, यहाँ पर जनरली लोग क्या करते हैं, लूज मटेरियल है हमारा काम है यहाँ आकर लिख के चले जाना। आपका काम है कि आपने अपने ड्यूटीज के अंदर उसमें क्या क्या रेमेडियल मेजर्स लिए, उसे सुधारने के लिए आपने क्या क्या एक्शन लिए, उस चीज की जानकारी आपको यहाँ पास देनी है। ऐसी कोई भी डेफिशिएंसी आपके द्वारा ऑब्जर्व की गई, जो भी की गई, उसको साथ में आप, जो भी डेफिशिएंसी आपको ऑब्जर्व की गई उसकी जानकारी, प्लस इसके साथ ही आपने उसे सुधारने के लिए कौन कौन से एक्शन लिए उसकी जानकारी, दोनों की जानकारी आपको यहाँ पास डालनी है। विकास मेहता जी को बताओ भला, पूरी रामायण खत्म हो गई, अभी वो पूछ रहे हैं कि सर आपने शॉर्ट फायर का अपडेट वाला चार्ज रिपोर्ट नहीं दिया है। भैया मैंने कहा है कि अभी तक जो भी शॉर्ट फायर रिपोर्ट भरी जा रही है
एज पर अकॉर्डिंग 1957 के हिसाब से भरी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ उसमें अपडेट किया गया है रेगुलेशन नंबर्स को। ठीक है, तो मैंने आज फोटो में स्टार्टिंग लेक्चर के स्टार्टिंग में उस चीजों को बताया है। आप लग रहा लेट ज्वाइन किए हैं, तो आपको पुराना वाला ही भरना है और उस रेगुलेशन को काट के नए वाला वहां अपडेट करके मुझे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर मेरा इसमें दिया गया है, मैं दोबारा एक बार लिख दे रहा हूं। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या पूछा जा रहा कि किसी प्रकार कोई डेफिशिएंसी अगर ऑब्जर्व हुई और उसमें आप क्या क्या मेजर्स लिए, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। सबसे पहले फर्स्ट एड किट और फर्स्ट एड स्टेशन में आपके पास जो फर्स्ट एड किट है, ठीक है, और फर्स्ट एड जो स्टेशन है वहां पास आप गए इंस्पेक्शन करने, भैया सारे के सारे जो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग शेड्यूल में जो जो फर्स्ट एड किट में जो जो सामान रखने वो सारे के सारे सामान है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट एड स्टेशन में जो जो भी दवाएं रखी गई हैं तो वह ऐसा तो नहीं एक्सपायर हो गया है, तो इस जगह पे आपको लिखना है कि भैया वो ये जगह है, इस जगह पे इंस्पेक्शन करने के बाद इन ये सारे जो सामान है ये या तो खराब हो गए हैं या अगर ओके है तो ओके, अगर खराब है तो जो जो सामान खराब हो गए हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसा होता है कि वहां पर जो सेवलॉन भी रखा है वो भी एक्सपायर हो, सेवलॉन का लिख देंगे भैया एक्सपायर हो चुका था। ठीक है, और इसके साथ ही आपने लिखा कि जिसकी जानकारी आई हैव इन्फॉर्म टू शिफ्ट इंचार्ज एंड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद रेस्ट शेल्टर है। रेस्ट शेल्टर में आप गए भैया, रेस्ट शेल्टर तो कई प्रकार के होते हैं। वैसे तो डीजीएमएस के द्वारा बोला गया कि वेदर प्रूफ रेस्ट शेल्टर होना चाहिए। वेदर प्रूफ रेस्ट शेल्टर का मतलब गर्मी में आपको गर्मी से बचाए, ठंडी में आपको ठंडी से बचाए और बरसात में आपको बरसात से बचाए, ऐसा वेदर शेल्टर रेस्ट शेल्टर आपको बताया गया है। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम से यूज करने के बाद उसमें बरसात के मौसम में पानी आने लग जाता है, तो रेस्ट शेल्टर की जानकारी देना है कि आप जिस जगह पे थे वहां रेस्ट शेल्टर की व्यवस्था थी, अगर थी तो यहाँ पास क्या लिखना है, प्रोवाइडेड। और अगर आपको फर्स्ट एड किट भी दिया गया है, ओके है, सब कुछ ओके, तो यहाँ पास प्रोवाइडेड। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर में क्या है कि आपको पर व्यक्ति 2 लीटर की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपके पास वाटर टैप पहुंच सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको 2 लीटर की हर साल 2 साल में या में आपको वाटर बॉटल दी जाती है 2 लीटर की। ठीक है, तो अगर आपको दी गई है तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप प्रोवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पास आप क्या लिखा जाता है, प्रोवाइडेड। और रेस्ट शेल्टर भी अगर था वहां पास दिया गया था तो प्रोवाइडेड, फर्स्ट एड किट और फर्स्ट एड स्टेशन भी अगर था और सारे सामान ओके थे तो प्रोवाइडेड, अगर कुछ कमी थी तो उसकी जानकारी यहाँ पास आपके द्वारा दी जाएगी। आपके द्वारा ऐसा कोई है जहां पास आपको डेंजर दिखा और डेंजर ऑब्जर्व आप ऑब्जर्वेशन में आपको किसी प्रकार का कोई डेंजर दिखा, ठीक है, और उसके लिए आपने क्या एक्शन लिया उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पास देनी है। ठीक है, और ऐसा होता है कभी कभार कि आपके पूरे शिफ्ट के दौरान किसी पर कोई एक्सीडेंट अगर आपके द्वारा देखा गया है तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है कि आप मेरे द्वारा यह एक्सीडेंट ऑकरेंस देखा गया है। फिर उसके साथ ही आपको नेक्स्ट क्या करना है कि बी नंबर पे कि फर्स्ट एड, भैया एक्सीडेंट हुआ है तो फर्स्ट आपके आप सबके सब तो ये तो होंगे ही ना, आपके लोगों के पास फर्स्ट एडर का ये सर्टिफिकेट होगा सेंट एम्बुलेंस का, तो आप सब के सब एक प्रकार के फर्स्ट एडर हैं। तो आपके द्वारा जो एक्सीडेंट देखा गया तो आपने उसमें किस प्रकार का कैसा फर्स्ट एड दिया है उसकी जानकारी यहाँ, और अगर नहीं दिया है, कोई आपके शिफ्ट के दौरान कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो यहाँ पास नील। फिर इसके बाद ही डिटेल्स ऑफ एरिया फेंस्ड ऑफ अंडर माई डायरेक्शन, ऐसा कोई एरिया जो आपके डायरेक्शन में फेंसिंग की गई हो, जैसे कि मान लीजिए सेकंड बेंच का हो गया या फिर ओबी डंप में आपके द्वारा यह हो गया कि जहां पास आपका संप है, संप आपके संप में
आपके द्वारा फेंसिंग की गई है, सॉरी आपके द्वारा नहीं, आपके डायरेक्शन में, तो यहाँ पर डाल देंगे समथिंग, जो भी डायरेक्शन, जो भी ऐसा कोई फेंसिंग जो आपके डायरेक्शन में किया गया हो, इसकी जानकारी माइंस में किसी भी एरिया में, चाहे वो डंपिंग हो, ठीक है, या फिर वो ऐसा कोई हो माइंस का जो माइंस का आपका सबसे लास्ट कॉर्नर हो, ठीक है, ऐसा कोई भी एरिया अगर आपके द्वारा फेंसिंग की गई है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पास देनी है। अब सेकंड नंबर क्या है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस गिवन। अब सेफ्टी इंस्ट्रक्शन गिवन का मतलब क्या है, ये आपकी मोरल और आपकी ड्यूटी है कि आपके अंदर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं आप उनसे सेफ्टी टॉक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ये पॉइंट आपको रेगुलेशन पे नहीं मिला होगा। सेफ्टी टॉक का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जितने भी वर्कर्स हैं वो शिफ्ट के स्टार्टिंग में या शिफ्ट के एंडिंग, शिफ्ट के स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, उन सब को रुकवा करके आपके द्वारा उन्हें सेफ्टी टॉक किया जाएगा। सेफ्टी टॉक का मतलब कि उन्हें उनके काम से रिलेटेड एसओपी बताई जाएगी, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अगर वह टिपर ऑपरेटर है तो टिपर से रिलेटेड उसे सारी एसओपी बताई जाएगी। अगर वह एक्सकेवेटर ऑपरेटर है या मशीन चलाता है तो उसे एक्सकेवेटर से रिलेटेड सारी की सारी सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर को बताया जाएगा। ठीक है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप लोगों ने पढ़ा होगा एसओपी के बारे में, उसमें क्या क्या किया जाता है। जैसे टिपर है, टिपर में चढ़ने से पहले क्या करना है, सबसे पहले टिपर वाला अपना कार्ड लेगा सुपरवाइजर से, अपनी हाजिरी लगाएगा, हाजिरी लगाने के बाद वह एक सुरक्षा परिक्रमा मारेगा। सुरक्षा परिक्रमा में वो यह देखेगा कि उस डंपर के नीचे कोई भी आदमी सोया तो नहीं है ना। तो उसके बाद फिर जब भी वह दरवाजा खोल करके अंदर चढ़ेगा तो उससे पहले ये देखेगा कि भैया जहां मैं पैर रख रहा हूं वहां किसी प्रकार का ऑयल तो नहीं है। अगर ऑयल है तो उसको, उस जगह को वह साफ करेगा कपड़े से। उसके बाद वह मशीन पे चढ़ेगा। मशीन में चढ़ने के बाद यह उसका एसओपी है, एसओपी आपको डिस्कस करनी है, इसी को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो उसके बाद वह चढ़ने के बाद चाबी ऑन करेगा। चाबी ऑन करने के बाद वह सारे के सारे जितने भी मीटर्स हैं वह सही पोजीशंस पे हैं कि नहीं है, और अगर नहीं है तो वह अपने सुपरवाइजर को बताएगा, और अगर सब ओके हैं तो वह दो हॉर्न मारने के बाद और आगे पीछे ब्रेक चेक करने के बाद वह अपना टिपर निकालेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एसओपी हो गई, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऐसे ही एक्सकेवेटर ऑपरेटर का भी आपने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टिपर एंड एक्सकेवेटर ऑपरेटर में आपने पढ़ा होगा कि ये सब की जानकारी उनको देनी होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हाँ, अजय कुमार का क्या है सर, सेफ या स्टैंडर्ड, सॉरी स्टैंडर्ड ऑपरेट से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हाँ, मेरे मुंह से सेफ निकल गया था। ठीक है, सेफ्टी टॉक था, सेफ्टी से सेफ निकल गया। तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन अगर तो आपको सबको देनी है तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे, अगर आपने आपके अंदर जितने भी वर्कर्स है सबको आपने सेफ्टी टॉक दिया है तो आपको लिखना है टू ऑल पर्संस। ठीक है, टू ऑल पर्संस। अब इसके बाद क्या है, अदर रिमार्क, आपको कोई रिमार्क ना किसी पर कोई ऐसा सिचुएशन था आपको जानकारी इसमें ग्रुप में, तो आपको एनी अदर रिमार्क के लिए ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर बोलिए। अच्छा, अभी आ गया, आवाज आया, अभी वॉइस आई, वॉइस आ गई, वापस से आई ना, स्टार्ट करें।
अरे आ गया भैया, आ गया, मत परेशान हो, चलो आओ। तुम लोगों को तो बहाना चाहिए, सर आवाज, सर आवाज, सर आवाज। चलो आओ। चलिए, आओ आओ तुम लोगों को। नेक्स्ट देखिए। अब आई द अंडरसाइन हियर बाई सर्टिफाइड दैट, मैं इस बात का सर्टिफिकेशन देता हूं कि आई हैव रिटन द एबव रिपोर्ट, मैंने ऊपर लिखी हुई जो भी रिपोर्ट मैंने लिखी है, आफ्टर मेकिंग थ्रू इंस्पेक्शन, मेरे द्वारा इंस्पेक्शन करने के बाद लिखी गई है, और इसके साथ ही हैंडेड ओवर चार्ज टू। अब मैं हैंडेड, अब मैं जिसको चार्ज दे रहा हूं उस व्यक्ति का नाम यहाँ पास, मान लीजिए मैंने प्रकाश कुमार महतो से लिया था, और मैं जो हूँ, ठीक है। अब आपका क्या है कि अब आपने, हाँ वॉइस आ गया, आ गया, देखिए इस चीज को समझिए। अब आपने जिससे चार्ज, मान लीजिए मैंने प्रकाश कुमार महतो जी से अपना चार्ज लिया था, और मैं सागर को चार्ज दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है। अब मैं सागर, जो नेक्स्ट सेफ का सरदार, उसकी टाइमिंग क्या थी, मैं 1 बजे आया था। 1 से अगर 8 घंटा जोड़ा जाए तो 9:30, सॉरी 9:10 पे, 1:10 पे मैंने लिया था, 9:10 पे मैंने चार्ज दे दिया नेक्स्ट सरदार को। डेट भी डाल दी कि भैया 26 तारीख को था, 26 तारीख को मैंने दे दिया। प्लेस था, प्लेस मान लीजिए आप, मैंने बेंच में था तो बेंच, डंप में था तो डंप, और बगल में लिख दिया उमरेड ओपन कास्ट, बेंचेस उमरेड ओपन कास्ट की। ठीक है। यहाँ पास डेट, टाइम, आपका साइन, और साइन लिख करने के बाद आपने अपना नाम लिख दिया, भैया मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। तो इसमें किसका किसका नाम हो गया, जिससे चार्ज आप ले रहे हैं उसका नाम, जिसको चार्ज आप दे रहे हैं उसका नाम, और जो चार्ज दे रहा है उसका नाम, तीनों का नाम हो गया इसमें। ठीक है। स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या नाम था, प्रकाश कुमार महतो, अपन दे रहे हैं सागर को, और कौन दे रहा है, सिद्धार्थ सिंह, ये तीनों का नाम आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें। अब इसके साथ ही आपका नेक्स्ट क्या है कि फॉर इन केस इन विच द पर्सन मेकिंग द एग्जामिनेशन इज अनेबल टू राइट एंड रिपोर्ट, ठीक है, ऐसा कोई भी आदमी जो कि रिपोर्ट नहीं लिख पाएगा, तो रिटर्न टू हिज बाई ए कॉम्पिटेंट सो ऑथराइज बाई ए मैनेजर, मैनेजर के द्वारा उसके लिए एक आदमी ऑथराइज करेगा, जिसके अंडर वह क्या करेगा, एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगाएगा, और जो भी लैंग्वेज में वो समझता है उस लैंग्वेज में वह आदमी उसको डिक्टेट करेगा। ठीक है। और ही हैज पुट हिज थंब इम्प्रेशन इन माई प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस में वह लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देगा। अच्छा, यह एक सवाल आया था कि भैया माइनिंग सरदार रिपोर्ट बुक को काउंटर साइन कौन करेगा एनसीएल में। तो इसका जवाब आप लोग अब मुझे दीजिए कि भैया माइनिंग सरदार रिपोर्ट बुक को काउंटर साइन कौन करेगा, इसका जवाब आप लोग दीजिए। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। फर्स्ट, ओवरमैन। सेकंड, शिफ्ट इंचार्ज। थर्ड, मैनेजर। फोर्थ, सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर। मैंने एएम दिया ही नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर दिया ही नहीं है। आप लोग देखिए, यही तो बात है ना, मैंने बात सुनिए, पहले रुकिए, क्वेश्चन को देखिए। मैंने असिस्टेंट मैनेजर दिया ही नहीं है, यही तो बात है ना। आप लोग बस वही रट लिए हैं, रट के पहुंच जाएंगे, फिर वहां बोलेंगे सर आपने तो ये चीज बताई नहीं थी। मैं आपको जो ऑप्शन दे रहा हूं मेरे को उसमें से बताइए। ओवरमैन, शिफ्ट इंचार्ज, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, अब मुझे ये बताइए।
आयुष शिवरे शिवरे अजय कुमार। अजय कुमार जी, आपका कहना सही है। शिफ्ट इंचार्ज के द्वारा रिपोर्ट बुक को साइन किया जाएगा। ठीक है। ठीक। अब कल अपन इसके साथ ही, अब ये आपका हो गया ओपन कास्ट का, अब ये आपका हो गया अंडरग्राउंड का। ठीक है, 2 रिपोर्ट राइटिंग आपकी और बच गई है। क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, 2 रिपोर्ट राइटिंग आपकी और बच गई है, एक अंडरग्राउंड की मैनिंग सेल्डार, एक अंडरग्राउंड की ओवरमैन। यह कल अपन करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई है।